हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्राइडे का लॉ, ईएमआई में। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन में जो फ्राइडे का जो फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ है उसे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। अगर देखा जाए हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्राइडे का सेकेंड लॉ। ठीक है ना, और सेकेंड लॉ तभी आपको समझ में आएगा जब फर्स्ट लॉ आप समझ पाइएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर मेरे वीडियो पर नए आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट जरूर करना कि आप कहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए फ्राइडे का फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज first law of EMI, whenever the amount of magnetic flux या magnetic field linked with the closed coil change with respect to time, then EMF across the coil, ठीक है ना, and flow the induced current in the coil। लिखे हम क्या लिखे है ना कि फ्राइडे के फर्स्ट लॉ ऑफ EMI के से क्या होता है कि किसी भी कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज करता है। फिर से सुना ध्यान से, किसी भी कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज करता है तो उस कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी वोल्टेज इंड्यूस होता है। ठीक है, जिसके कारण उसमें करंट फ्लो होता है। यह है फ्राइडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, उसके लिए मैंने एक देखो फिगर बनाया हूं, इसको समझने के लिए ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने कॉइल ले लिया, क्लोज्ड कॉइल ले लिया। ठीक है, और इस क्लोज्ड कॉइल के जो दो छोर होते हैं, जो दो इंड पॉइंट होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, उस टर्मिनल्स को मैंने गैल्वेनोमीटर के, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर के साथ कंबाइन किया, कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जब हम उठाकर इस कॉइल के अंदर तेजी से लेके जाते हैं, ठीक है ना, सडनली लेके जाते हैं, अचानक लेके जाते हैं तेजी से, तो इस गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन होता है, समझे। और जब इस नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल के अंदर से बाहर तेजी से निकालते हैं, तब भी देखा जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन होता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और जब हम क्या करते हैं, इस, ठीक है ना, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ना अंदर तेजी से ले जाते हैं ना बाहर लाते हैं, बल्कि इसके अंदर ही ऐसा रेस्ट कंडीशन में छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर के नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है। यानी कहने का मतलब है, इस कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज करेगा, तब एक गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्शन करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इसके क्रॉस ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, समझे। और जब हम इसको बार मैग्नेट को इसके क्लॉक कॉइल के अंदर रख देते हैं तो उससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जाता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू होता है। तो याद रखना मेरी बातों को कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स कभी भी, ठीक है ना, ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस नहीं करता है, समझे। जब इस नॉर्थ पोल को इसके पास ले जाते हैं तो इससे पासेस थ्रू होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है समय के साथ, जिसके कारण इसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता है और गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन आता है। और जब हमको क्या करते हैं, जब इस कॉइल से तेजी से बाहर लेके जाते हैं, नॉर्थ पोल को, इस कॉइल से बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को तेजी से बाहर लेके जाते हैं, तो क्या होता है ना, उस समय के साथ इससे पासेस थ्रू होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है, जिसके कारण भी क्या होता है, इसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिससे गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन आता है। और जब इसी बार मैग्नेट इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं रेस्ट कंडीशन में, तो इससे पासेस थ्रू होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से इसके सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, समझे। यानी कि एक कॉइल और बार मैग्नेट के बीच में जब तक ऐसे मोशन होते रहेगा, इसको अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करते रहिएगा, डैट मीन्स कॉइल और बार मैग्नेट के बीच में जब तक रिलेटिव मोशन होते रहेगा, तब तक इस कॉइल के क्रॉस क्या बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी कि हम यहाँ पर लिखा हूँ कि मोर रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट, जितना ज़्यादा तेजी से इसको आवापाही करिएगा, जितना तेज अंदर लेके जाएगा, तेजी से उतना बाहर लेके जाएगा, उतना ज़्यादा इसके क्रॉस में ईएमएफ इंड्यूस होता है जी। वही लिखे हैं कि मोर रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द बार मैग्नेट, देन द मोर ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस अक्रॉस द कॉइल। जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा कॉइल में। और याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि
कॉइल के अक्रॉस से पासेस थ्रू होने वाला, कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही हमारा करंट इंड्यूस करता है या ईएमएफ। याद रखना इस बात को, इसलिए मैंने नोट में लिखा हूं कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट इन द सर्किट। आपको पूछेगा कि सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से ही आपका क्या होता है जी, ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस होता है। समझे? आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया फ्राइडे का फर्स्ट लॉ। लेकिन कभी कभी सवाल पूछता है ना कि किसके किसके बदलने की वजह से कॉइल में हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए एक बात को याद रखना, किसी भी जैसे मान के चलिए ये आपका कॉइल है, ठीक है ना, तो इस कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला, सबसे पहले इस कॉइल के पास क्या होगा, सबसे पहले इस कॉइल से पासेस थ्रू होगा मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल की कुछ एरिया होगी, ठीक है ना, और जब मैग्नेटिक फील्ड एरिया होगा तो इसमें मान लेते हैं कि इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी होगा, एन भी होगा। समझे? तो इस हिसाब से इसमें फ्लक्स पासेस थ्रू कितना हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा एन बी ए हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसको लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो स्केलर फॉर्म में तो कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा, जहाँ पर आपका जो थीटा जो होगा वो एंगल होगा एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इतना चीज़ पर ये डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको एक केसेस में बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है तो याद रखना आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी इंड्यूस होगा। याद रखना, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है समय के साथ, चाहे तो कमता है चाहे तो बढ़ता है, किसी भी कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो भी उस कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट भी, ठीक है। दूसरा बात याद रखिएगा कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बट इस कॉइल की एरिया चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल क्या हो रहा है जी, चेंज हो रहा है। तो एरिया को कॉइल के चेंज होने की वजह से क्या होगा भी, इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा जी। याद रखना ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है एन बी ए कॉस थीटा। तो आप बताइए ना कि भले मैग्नेटिक फील्ड आप कांस्टेंट दे, अगर एरिया बदलिएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदलेगा। मैग्नेटिक फील्ड भले ही आप कांस्टेंट रखें लेकिन एरिया को बदल रहे हैं कॉइल के, तो अभी उसके कंडीशन में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कंडीशन में भी ईएमएफ बनेगा। अगर आपने तीसरा चीज, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों को कांस्टेंट रखा, ठीक है ना, बट नंबर ऑफ टर्न्स यानी एन को चेंज किया, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हमारा इसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझे? क्योंकि उस कंडीशन में मेरा भी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बदल दीजिएगा और बी और ए को नहीं बदलिएगा तो भी तो आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। मेरा मकसद ये है ना जी, मेरा मेन मकसद ये है कि किसी भी कॉइल से पास से थ्रू होने वाला बस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाए, तो चाहे तो वो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, या मैग्नेटिक फील्ड से हो जाए, या एरिया से हो जाए, या थीटा से हो जाए, हमेशा क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आपसे पूछेगा कि क्या क्या चेंज होने की वजह से आपका कॉइल के क्रॉस ईएमएफ बन सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, कॉइल के एरिया को चेंज होने से, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज होने से, थीटा को चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो थीटा होता है उसको चेंज होने की वजह से आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझे? चलिए तब देख लेते हैं सेकेंड लॉ, फटाक सुना, ठीक है। देखिए सेकेंड लॉ लिखे है ना जी, फ्राइडे का सेकेंड लॉ, कि अकॉर्डिंग टू फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है ना, जो फ्राइडे का जो फर्स्ट लाइन है वो ये बताता है कि करंट कैसे इंड्यूस होता है, और फ्राइडे का जो सेकेंड लॉ होता है वो ये बताता है कि कितना इंड्यूस होता है। यानी कि फ्राइडे का फर्स्ट क्लास से हम लोग को ये सीखना चाहिए कि करंट को कैसे हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं कॉइल में, तो रिलेटिव मोशन से, यानी कि कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर पासेस थ्रू होता है जो समय के साथ चेंज करता है तब हम लोग करंट पैदा होता है, ये हम लोग को जानना चाहिए। और दूसरा सवाल ये कि कितना ईएमएफ बनता है, कितना करंट बनता है,
उसको सेकेंड लॉ बताया गया, सेकेंड लॉ में बताया गया फ्राइडे के। तो वही कि किसी भी कॉइल के या सर्किट के क्रॉस इंड्यूस होने वाला ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड होगी, मतलब कितना वोल्टेज बनेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि उस कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो चेंज होने की रेट है वो कितना है। यानी कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई, ठीक है ना, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूसिंग ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल, कॉइल के क्रॉस इंड्यूस होने वाला ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, डी फाइव बी बटा डी टी। ये डी फाइव बटा डी टी का मतलब होता है, ठीक है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, समय के साथ में कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज़्यादा चेंज करेगा उतना ज़्यादा उसके क्रॉस ईएमएफ बनेगा। यानी कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे, जितना कम समय में जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हो उससे पासेस थ्रू होना, उतना ज़्यादा आपका ईएमएफ बनेगा। इसे डायरेक्टली बोला गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट के आता है, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से के की वैल्यू 1 लिया जाता है, तो आपका बन जाता है ई बराबर माइनस डी फाइव बी बटा डी टी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में है तो एन से गुना कर दीजिएगा, तो ई बराबर माइनस एन डी फाइव बी बटा डी टी। अब सवाल बनता है कि ई माइनस कहाँ से आ जाता है, तो माइनस आपका आता है लेंजेस लॉ के अनुसार। जी देखिए मैंने लिखा हूँ वेयर में, ध्यान से देखिए। ई का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल, कॉइल के क्रॉस, ठीक है ना, इंड्यूस होने वाला ईएमएफ या वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को ई बोलेंगे। और डी फाइव बी बटा डी टी का मतलब होता है इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू द कॉइल, कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रेट है ये वाला, समझे। और माइनस, तब माइनस जो आपका आता है जी वो लेंजेस लॉ से आता है जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को बताता है। यानी कि माइनस हमको यहाँ पर ये बता रहा है कि कॉइल के अंदर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके डायरेक्शन क्या होगा, ये उसके बताने के लिए माइनस का साइन आता है, लेंजेस लॉ के अनुसार आता है, ठीक है। और इनका मतलब होता है कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, और ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया जी, वोल्टेज कितना बनेगा, ये फ्राइडे के सेकेंड लॉ से हमको पता चल गया, माइनस एन डी फाइव बी बटा डी टी। अब सवाल बनता है कि सर करंट कितना बनेगा, सर करंट का तो मैग्नीट्यूड भी हो सकता है ना। तो हम लोग जानते हैं करंट बराबर होता है वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ के अनुसार। तो मैंने ई के जगह में पूरा पुट कर दूंगा ये वाला पूरा, तो मेरा निकल जाएगा करंट जो कि मेरा सर्किट में या फिर कॉइल में इंड्यूस होगा। यानी कि इंड्यूस करंट की जो फार्मूला हो जाएगा माइनस एन डी फाइव बी बटा आर डी टी, जहाँ आर जो है वो मेरा कॉइल का रेसिस्टेंस है, समझे। तो यहाँ पर कुछ हमको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर लिखा हो ना कि ई जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ई जो है जो टाइम के क्या है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना कम समय में जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा। मतलब कम समय ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स और ज़्यादा ईएमएफ बनेगा, समझे। यानी कि जो आपका क्या है इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और करंट भी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना कम समय में जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कि चेंज होने के रेट होगा ना, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, ईएमएफ या करंट बनेगा, समझे। तो इस तरह से मैंने आपको फ्राइडे का फर्स्ट और सेकेंड लॉ मैंने आपको समझाया। अब हम लोग समझ जाते हैं क्या, लेंजेस लॉ जो माइनस आता है। चलिए लेंजेस लॉ देख लेते हैं। देखिए लेंज लॉ क्या होता है। देखिए लेंज लॉ ने तब आए, देखिए आपको मैं आपको शॉर्ट में ध्यान बढ़िया से समझाता हूँ। देखिए फ्राइडे का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि करंट कैसे इंड्यूस होता है, यानी कि रिलेटिव मोशन से होता है। बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ और आपका ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस हुआ। यानी कि पहला आपका ये बताता है फर्स्ट लॉ कि करंट कैसे इंड्यूस होता है, और दूसरा उन्होंने बताया कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है करंट उसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो मैंने अभी जस्ट फार्मूला बताया, कितना बताया, ई बराबर माइनस एन डी फाइव बी बटा डी टी। ये आपका ईएमएफ वोल्टेज बराबर हुआ, और करंट बराबर जो हुआ वो माइनस एन डी फाइव बी बटा आर डी टी। ये मैंने बताया इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला। अब सवाल बनता है ना कि जो मेरा कॉइल में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ जो होता है, जो करंट होता है, आखिर वो किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन कैसे होगा।
तो लेंजेस लॉ ने ही डायरेक्शन बताया, फ्राइडे ने नहीं बताया। फ्राइडे ने बस इतना बताया कि देख बॉस, हम इतना बता देते हैं आपको कि कॉइल के में करंट उत्पन्न कैसे होगा, ये बता दिए, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिए हेनरी के साथ मिलकर, ठीक है ना। और दूसरा ये भी बता दिए कि कितना होगा, लेकिन तीसरा ये नहीं बता पाए कि कॉइल में किधर होगा। अगर ये किधर होगा ये बता देते ना फ्राइडे, तो फ्राइडे का 3 लॉ हो जाता, लेकिन क्या करोगे, सब वही करेगा। तो लेंजेस लॉ आए करेंट की डायरेक्शन यानी इंड्यूस करेंट और ईएमएफ की, ठीक है, डायरेक्शन को बताने के लिए लेंजेस लॉ है। और उसी के अनुसार फ्राइडे के सेकेंड लॉ में माइनस आता है, जो हमें बताता है इंड्यूस होने वाला करंट की डायरेक्शन या ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है। तो देखते हैं लेंजेस लॉ क्या कहता है। कहता है अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ या करंट या फिर पोलरिटी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। देखिए कॉइल में इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ, जो करंट की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, वो लेंज लॉ के अनुसार वो क्या होती है, इस सच डैट, इस प्रकार होती है ना कि इट अपोजेस द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इस प्रकार से करंट बहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने का ओपोजिशन करता है, जिसकी वजह से, ठीक है, जो इसके जिम्मेदार होता है उत्पन्न करने का। बताओ, हमको बताओ तो कि कॉइल के जो क्रॉस होते हैं वो ईएमएफ इंड्यूस कैसे होते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, यानी कि कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ चेंज होता है, दैट मीन्स इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। तो उसी की ना वजह से मेरा क्या होता है, ईएमएफ बनता है। तो जो मतलब ईएमएफ इंड्यूस होने का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होती है कि वो उसी रीजन को पोजीशन करता है जिसकी वजह से वो उत्पन्न हो रहा है। यानी कि आपको मैं समझाना ये चाहता हूँ, लेंज लॉ ये कहना चाहते हैं ना कि किसी भी कॉइल या सर्किट के क्रॉस इंड्यूस होने वाला ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होनी चाहिए कि यह उस रीजन को ओपोजिशन करे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। समझे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा ना, उसी को ओपोजिशन करता है। समझे, उसी को लेंज लॉ कहते हैं। फिर से एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा हिंदी में, ठीक है ना। किसी भी कॉइल या सर्किट में इंड्यूस होने वाला करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होनी चाहिए कि यह उस रीजन को ओपोजिशन करे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा। समझे, उसी को लेंज लॉ कहते हैं। आपको लेंज लॉ ना सबसे अच्छा समझ में आएगा जब मैं एक्सपेरिमेंटली आपको बताऊंगा यहाँ पर ही। लेकिन एक्सपेरिमेंटली बताने से पहले आपको थोड़ा सा इस बात याद रखना पड़ेगा कि लेंज लॉ जो है ना वो एनर्जी के कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल पर ये लागू करता है, वो करता है, पालन करता है, ठीक है ना। ये आपका 100% ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। पूछेगा कि लेंज लॉ, ठीक है ना, किस प्रिंसिपल, किस कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल पर ये फॉलो करता है, तो एनर्जी के, किस पर जी, एनर्जी के। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ एनर्जी के, ठीक है। तो लेंजेस लॉ को पूरा बढ़िया से समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। देखिए आपको जैसा कि पता होगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपका एक बार मैग्नेट है, समझे, ये क्या एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है, ये आपको दिख ही रहा होगा। और हमको पता है कि बार मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, समझे। यानी कि नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इंटर्स करता है, ठीक है। इस तरह से होता है कि नहीं, आपको पता ही होगा। अरे आपको पता ही होगा, इस तरह से होता है, आपको पता ही होगा, पक्का आपको पता होगा, नहीं तो फिर आप कैसे पढ़िएगा, नहीं पता होगा तो। आपको बस इतना याद रखना है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। तो एक बार यहाँ पर हमको ये बताइए, अगर मान के चलते ये मेरा कॉइल है, ये आपको कॉइल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जब आपका कॉइल दिख रहा है तो कॉइल में मैंने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिया, मैंने ऊपर की तरफ मैंने करंट को फ्लो किया, ठीक है ना, इस तरह से घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं। तो जब ये करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है तो बताए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में कॉइल में जिस डायरेक्शन में आपका करंट बह रहा है उधर अपने राइट हैंड की चारों फिंगर को कर्ल करो, तो अंगूठा आपका पॉइंट्स करेगा, क्या आपका पॉइंट्स करेगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए ये करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि ऐसे जा रहा एंटी क्लॉकवाइज में। तो चारों अंगुलियों को ऐसे रख के इसे घुमावेंगे, तो बताओ अंगूठा कहाँ थंब कर रहा है, बाहर की तरफ कर रहा है, नीचे आपकी तरफ। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा होगा। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में अगर आपका
कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बहता है तो सामने वाला क्या करेगा, नॉर्थ पोल की जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि सामने से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड निकलता कितना से है, नॉर्थ पोल से। अभी मैंने बताया ना, देखो यहाँ पर ही, देखो यहाँ पर ही अभी हमने बार मैग्नेट को लेकर मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल से निकलता है। तो यहाँ पर आपका अंगूठा जिधर थंब करेगा ना वो नॉर्थ पोल को बतावेगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना, जिधर आपका अंगूठा पॉइंट करेगा वो नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा। तब बताओ ये मेरा करंट की डायरेक्शन क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो चारों उंगलियों कैसे कर्ल करोगे तो अंगूठा बाहर की तरफ बताएगा। दैट मीन्स ये सामने वाला फेस कैसा करेगा, नॉर्थ पोल की जैसा बिहेव करेगा। और नॉर्थ पोल है तो समझ जाना कि कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इस कॉइल को ध्यान से देखे थे, इस कॉइल को अगर आप देखते हैं तो इसमें करंट की डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज लिया, मतलब नीचे की तरफ लिया। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो अंदर की तरफ होगा। देखो चारों अंगुलियों को घुमाकर नीचे लाओ, देखो क्योंकि नीचे तरफ ऐसे, तो अंगूठा कहाँ पॉइंट्स करेगा, देख रहे हैं आप, अंगूठा नीचे अंदर की तरफ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। तो अंदर की तरफ जाएगा तो सामने वाला फेस कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल। यानी कि आपको बस ये याद रखना है कि अगर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज में बह रहा है तो सामने वाला फेस साउथ पोल की जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। और अगर करंट की डायरेक्शन एंटी कॉइल में तो आपका सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की जैसा बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पर अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे हम देखिए, एक मैंने क्या लिया, कॉइल लिया, क्लियर। और इस कॉइल के मान लीजिए ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉइल का, वो इस एक्सिस से वो पटी है, ठीक है, और ये सामने है। तो इसमें मैंने करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से भाया, एंटी क्लॉकवाइज में, आपको दिख ही रहा होगा। तो ये आदमी कहेगा इसके अनुसार, इसके आँख के अनुसार कि ये जा रहा है इधर से इधर, मतलब किधर जा रहा है जी, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। ये सामने वाला कहेगा बंदा कि ये एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, मेरा करंट की डायरेक्शन है इस कॉइल में, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। देखिए ये वाला समझिए ना, अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। तो ऐसे बहता एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं, घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि घड़ी टक 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 ऐसे चलता। लेकिन ये करंट कैसे जा रहा है, कॉइल में ऊपर की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस आदमी को सामने वाला फेस नॉर्थ पोल लगेगा। और अगर इस आदमी को देखा जाए तो ये देखेगा तो ये तो बाहर की तरफ है, तो करंट तो नीचे जा रहेगा, तो टक 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 करंट नीचे जाएगा ना इसके अनुसार। तो ये सामने वाला के अनुसार, इस आदमी के अनुसार कहेगा करंट नीचे जा रहा। इधर का मतलब यहाँ पर इसको लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब इसको क्लॉकवाइज में लगेगा तो उस कंडीशन में ये कहेगा कि सामने वाला फेस साउथ है और ये कहेगा नॉर्थ है। तो बात दोनों की सही है। बस हमको आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज में बहना चाह रहा है तो सामने वाला फेस नॉर्थ होगा, और अगर सामने वाला आपका फेस नॉर्थ होगा तो समझ जाना कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपका सामने वाला फेस नॉर्थ पोल है तो समझना करंट की डायरेक्शन कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर सामने वाला फेस अगर साउथ पोल है तो समझना कि करंट की डायरेक्शन कॉइल में क्लॉकवाइज होगा। अब समझते हैं लेंजेस लॉ के एक्सपेरिमेंटली। देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि इसमें करंट कहने से कहने इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि लेंजेस लॉ क्या है। तो सुनो, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ के अनुसार किसी भी कॉइल में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ की या फिर करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होनी चाहिए कि वह उस रीजन को ओपोजिशन करे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग पता करते हैं कि इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक बार मैग्नेट लिया, इस बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल को हम कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसके तरफ ले जाएंगे तो इस कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ इंक्रीज करेगा कि नहीं। जब इसके पास जाएगा तो पासेस थ्रू होगा ना, इस तरह से इसको पासेस थ्रू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जब पासेस होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जब हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के तरफ लेके जाते हैं तो इस कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ इंक्रीज करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इस कॉइल में मेरा करंट इंड्यूस होता है। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, तो इसमें इंड्यूस होने वाला करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होनी चाहिए कि वह उस रीजन को ओपोजिशन करे जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस हो रहा। तो किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, तो इसमें इंड्यूस हो रहा है इस नॉर्थ पोल को ले जाने की वजह से। तो इसमें करंट कुछ ऐसा बनेगा कि इसको क्या करेगा, इसको ओपोजिशन करेगा। तो अगर ये मान के चलो नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है तो डायरेक्शन, इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से बनेगा कि इसको दूर भेजना चाहेगा। ओपोजिशन का मतलब दूर,
जैसे मैं इस बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल पास जा रहा है, तब ना मैं एक्टिव फ्लक्स इंक्रीज किया, तो इसमें उत्पन्न होने वाला करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप्स होनी चाहिए कि वह मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की ओपोजिशन करे, मतलब इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप्स होगी कि उसे कम करना चाहेगा, और कम तभी कर पाएगा जब इसके नॉर्थ पोल दूर जाएगा, और नॉर्थ पोल दूर तभी जाएगा जब सामने वाला फेस कैसा हो, नॉर्थ हो। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, अगर आप इस देखो, एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ले जा रहे हैं, तो इस कॉइल से पास थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ इंक्रीज करेगा, और उस कंडीशन में इसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा करंट, तो उसकी डायरेक्शन लेंज लॉ के अनुसार कुछ इस टाइप्स होनी चाहिए कि वह उस रीजन को पोजीशन करे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीजिंग किसकी वजह से हो रहा था? पास ले जाने से, तो उसका ओपोजिशन करेगा, मतलब इसे दूर भेजना चाहेगा, और दूर तभी भेज सकता है जब सामने वाला फेस कैसा हो, नॉर्थ हो, तब ना विकर्षण होगा, रिपेल्सन होगा, और उस कंडीशन में जब ये सामने वाला फेस नॉर्थ होगा तब इसको रिपेल करके दूर भेजना चाहेगा, और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करना चाहेगा। ओपोजिशन का मतलब होता है कि जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो कहेगा करंट की डायरेक्शन ना कि नहीं, काम हम करना चाहेंगे, और कम तभी हो सकता है जब ये नॉर्थ पोल दूर जाए, और नॉर्थ पोल दूर तभी हो सकता है जब सामने वाला फेस नॉर्थ हो, और नॉर्थ होगा तो समझ जाना कि करंट की डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। इस तरह से इन्हें अपना लेंज लाने बताया था, समझे? अब इसको थोड़ा सा समझो, इसमें देखो ये भी एक कॉइल है, एक नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना कि एक बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल को इस कॉइल से हम दूर ले जा रहे हैं, ठीक है? एक बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल को हम इस कॉइल से दूर ले जा रहे हैं, तो इस कॉइल से पासेस थ्रू वाला मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ कमेगा, डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होने की वजह से भी इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, तो उस करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होनी चाहिए लेंज लॉ के अनुसार कि वो उस रीजन को अपोजिशन करे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे आ रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में कम हो रहा है, इधर से पास से ला, तो कम कैसे हो रहा है? तो इसको नॉर्थ पोल को दूर जाने से, तो इसमें करंट कुछ ऐसा इंड्यूस होगा कि इसको पास बुलाना चाहेगा, मतलब इंक्रीज करना चाहेगा, और इंक्रीज तभी कर देगा जब सामने वाला फेस कैसा हो, शॉर्ट हो, और शॉर्ट होगा तो समझ जाना कि इसमें करंट की डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। इस तरह से, यानी कि जब नॉर्थ पोल पास जाएगा तो इसमें करंट कुछ ऐसा बनेगा कि इसे दूर भेजना चाहेगा, डैट मीन्स नॉर्थ जाएगा तो इसमें हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और जब इसमें अगर नॉर्थ इससे दूर जा रहा है तो इसके सामने वाला फेस कहेगा कि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि दूर जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स में कम आ रहा है, तो उसका ओपोजिशन करेगा करंट कि हमसे ज़्यादा हो, और ज़्यादा तभी हो सकता है जब ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होना चाहे, और अट्रैक्ट तभी हो सकता है जब सामने वाला फेस शॉर्ट करे, और शॉर्ट तभी होगा सामने वाला फेस जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो। कुछ समझ में आया? चलिए आगे देख लीजिए, 2 गो और है, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? समझना इंपॉर्टेंट है, समय लगे तो लगे। देखिए कॉइल लिया मैंने, आपकी शॉर्ट पोल लिया, तो बार मैग्नेट के शॉर्ट पोल को क्या कर रहे हैं, हम इस कॉइल के पास ले जा रहे हैं, ठीक है? इस बार मैग्नेट के शॉर्ट पोल को इस कॉइल के पास ले जा रहे हैं, तो जब पास ले जा रहे हैं तो इस कॉइल से पासेस थ्रू होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ इंक्रीज करेगा, और जब समय के साथ इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में इसके एक क्रॉस ईएमएफ बनेगा और करंट, तो लेंज लॉ के अनुसार इसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप्स होनी चाहिए कि वो उस रीजन को पोजीशन करे जिसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा था? पास जाने से, तो इसमें करंट कुछ ऐसा बनेगा कि इसको दूर भेजना चाहेगा, और दूर तभी भेज सकता है जब सामने वाला फेस कैसा हो, शॉर्ट हो, और शॉर्ट होगा तो हम समझ जाएंगे कि करंट की डायरेक्शन कैसा हो, क्लॉकवाइज में होगा। समझ में आ रहा? बोलो। चलिए एक और, इसमें क्या कर रहे हैं ना, इस कॉइल से हम लोग शॉर्ट पोल को दूर ले जा रहे हैं बार मैग्नेट की, तो दूर ले जा रहे हैं तो इससे पासेस थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ डिक्रीज होगा, तब भी इसके क्रॉस ईएमएफ बनेगा करंट, और उसकी डायरेक्शन लेंज लॉ के अनुसार कुछ इस टाइप्स होनी चाहिए कि वो उस रीजन को पोजीशन करे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम किसकी वजह से रहा है? तो दूर जाने से, तो उसका ओपोजिशन करेगा, मतलब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा करना चाहेगा, और ज़्यादा तभी कर पाएगा जब शॉर्ट पोल को खींचना चाहेगा, और खींच तभी पाएगा जब सामने वाला फेस कैसा हो, नॉर्थ हो, और नॉर्थ होगा तो समझ आना कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में होगा। माय डियर, बोलिए पूरी तरह से आपको समझ में आ गया लेंज लॉ? आई होप कि लेंज लॉ आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिए, ठीक है ना? मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है? तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।